दोस्तों नमस्कार। एक चेहरा है, एक मुखौटा है। आपको चेहरा पसंद है या मुखौटा पसंद है? इस देश में एक संविधान है। संविधान की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। उसी संविधान में दर्ज शब्द कानून की शक्ल में हर राज्यों के सामने आते हैं और हर सरकार संविधान की शपथ लेकर कानून के हिसाब से सरकार चलाने का वादा करती है। और सरकार में आने से पहले जिस मैनिफेस्टो को वो जनता के लिए जारी करती है, हर राजनीतिक दल के हर मैनिफेस्टो को परख लीजिए और फिर एक क्षण के लिए संविधान को भी देख डालिए। और जब आप संविधान पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जिन बातों का जिक्र इस देश के तमाम राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए कह रहे हैं या फिर लिख रहे हैं, वो सारी बातें तो हक के साथ नागरिकों के अधिकार क्षेत्र में आती है। यानी इस देश के भीतर में संविधान के लिहाज से मिले हुए अधिकार अगर आपके अनुकूल नहीं हैं तो फिर आप सत्ता और सरकार के पास जाएंगे और वहां की जो गवर्नेंस है, उस गवर्नेंस के आश्रय आप इस देश की राजनीति के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। वही राजनीति अपने अनुकूल यानी सत्ता पर बने रहने के लिए जिन भी बातों का जिक्र करेगी, आप उसे सही मानेंगे या फिर उसी के अनुकूल आप होना चाहेंगे, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता आपको नजर आएगा नहीं। इस देश में भ्रष्टाचार होगा। संविधान की व्याख्या करते करते सुप्रीम कोर्ट आपको कई जगहों पर डिरेल नजर आएगा। इस देश के भीतर में कोई हादसा होगा, उस हादसे का जवाब देते देते सरकार आपको कई जगहों पर डिरेल नजर आएगी, यानी पटरी से उतरी हुई नजर आएगी। इस देश के भीतर में जो भी सवाल अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के सामने होंगे, वह खेल का मैदान भी हो सकता है। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर आप कहीं पर भी किसी सत्ता या सरकार से टकरा रहे हैं तो फिर यकीन जानिए, इस देश में सत्ता और सरकार का अपना मैनिफेस्टो संविधान पर भारी पड़ जाएगा। और संविधान की व्याख्या करते करते सुप्रीम कोर्ट के सामने जब वही मुद्दे आएंगे तो वह भी सत्ता अनुकूल हो जाएंगे या फिर उसकी व्याख्या सत्ता के अनुकूल होगी। आप सोच जरूर रहे होंगे कि दरअसल आप चेहरे के साथ हैं या मुखौटे के साथ हैं। आज आप खड़े कहां होना चाहते हैं, आज आप तय कर लीजिए, क्योंकि बात आज कमोवेश हर क्षेत्र की होगी, हर बात की होगी। और उसमें खास तौर से इस देश के लोकतंत्र के मंदिर के तौर पर बनी नई इमारत का भी जिक्र होगा, जिसे संसद भवन कहते हैं। और आज ही अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक खिलाड़ी मेडल से चूक गई। इसलिए नहीं चूकी कि वह दरअसल हार गई, वह चूकी इसलिए क्योंकि जो नियम कायदे थे उसके अनुकूल वो सामने आई नहीं, और उसी नियम कायदे के अनुकूल वो रहे, इसके लिए एक पूरी तकनीकी टीम होती है। और किसी भी देश की सरकार अपने नागरिकों के साथ और उसके हक के लिए तो खड़ी हो ही जाती है, लेकिन जब सवाल यह घुमड़ने लगे हवा में कि वो नागरिक हो या किसी प्रोफेशनल के साथ की परिस्थितियां हो, वो खिलाड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन सरकार का रवैया शायद सबके लिए एक सरीखा होता नहीं है। और जब वो नहीं होता है तो वहां पर लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने लगते हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी खुद को सहलाते हुए जहां उसे चीजें अनुकूल लगती है वहां वह तुरंत निर्णय लेता है, जहां अनुकूल नहीं लगती है वहां पर चीजें टल जाती है। तो बात आज शुरू कहां से की जाए? जिक्र कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को अच्छा नहीं लगा। दिल्ली के राजेंद्र नगर में 3 बच्चे डूब गए पानी में, लाइब्रेरी में पढ़ते वक्त, और सारी अव्यवस्था पूरे सिस्टम की थी। उस सिस्टम को पकड़ने की कोशिश में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया, इस देश के भीतर में जो पढ़ाई, जहां पर कोचिंग सेंटर चलते हैं, लगता है जैसे वो कब्रगाह है, वहां पर आपकी मौत हो जाएगी। और इस देश के भीतर में लाखों लाख छात्र एक परीक्षा के भंवर में फंस जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कुछ जगहों पर पेपर लीक हुआ, लेकिन यह पूरे सिस्टम का हिस्सा नहीं है, यानी बाकी जगहों पर ठीक हुआ। कुछ सवाल आपके जहन में जरूर होंगे, लेकिन हमने कहा है आज शुरुआत तो पार्लियामेंट से ही होगी। तो विनेश फोगाट को लेकर आज खेल मंत्री पार्लियामेंट के भीतर
निकल कर आए। वो लगे बताने कि दरअसल कितना खर्चा उन्होंने विनेश फोगाट पर किया है, लाखों रुपया दिया है और हर तरह की सुविधा दी है, और इन सब के बीच नियम कायदे कानून में वह फंस गई। तो ऐसे में उन्हें दुख है। उन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से बात की, रेसलिंग फेडरेशन से बातचीत उन्होंने की, उन्होंने वहां के जो टेक्नीशियन थे उनसे बातचीत की, और इस पूरे भंवर के बीच में हर कोई फंस कर रह गया ये हो क्या रहा है। इतना ही नहीं, हर कोई का मतलब उस संसद के भीतर बैठे हुए सांसद भी समझ नहीं पाए। तो दो चीजें आपके सामने शुरुआत में ही हम रख देते हैं। पहली तस्वीर पार्लियामेंट के भीतर की है। इसमें मंत्री महोदय बता रहे हैं विनेश फोगाट को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है। भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ओलेर अकोच कोच के रूप में उसके साथ थे, वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। दरअसल ये चेहरे का, मुखौटे को सामने रखने का प्रयास है। जो देश बरसों बरस से गोल्ड मेडल की चाह में बैठा हुआ है, उस देश में से एक लड़की अंतर्राष्ट्रीय पहचान के साथ पेरिस ओलंपिक में पहुंच गई और फाइनल में पहुंच गई, और जवाब पार्लियामेंट के भीतर चेहरे या मुखौटे का जिस रूप में निकल कर आया, उसे संसद के भीतर बैठे हुए सांसद भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो वो बाहर निकल गए और नारा लगाने लगे विनेश फोगाट को न्याय दो। ये है पार्लियामेंट की एक हकीकत। इन नारों को सुन लीजिए। विनेश फोगाट से साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो। विनेश फोगाट को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। विनेश फोगाट को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हो सकता है आपके जहन में यह सवाल हो, अगर जो लोग बाहर संसद के परिसर में नारे लगा रहे हैं, अगर सत्ता इनकी भी होती तो भी यह चेहरे हैं या मुखौटे हैं, सत्ता में आने के बाद आप इन्हें पहचान नहीं पाते, चाहे ये किसी भी राजनीतिक दल के हों। तो क्या भारत का एक अनूठा सच सत्ता का चेहरा और सिस्टम के मुखौटे के तौर पर है, जिसमें हर कोई फंस जाता है? हरियाणा की खिलाड़ी विनेश फोगाट थी, और खेलो इंडिया के तहत इससे पहले हमने जिक्र किया था, लेकिन आज उस ताले की चाबी इसी में फंसी है, तो बात इसी से शुरू करते हैं। हरियाणा को इस बरस जो बजट दिया गया वह 66 करोड़ 49 लाख रुपए दिए गए थे खेलो इंडिया के बजट के जरिए, जहां के सबसे ज्यादा 24 खिलाड़ी ओलंपिक में खेल रहे हैं। गुजरात के सिर्फ 2 खिलाड़ी ओलंपिक में खेलने गए, वो कहां छिटक गए आपको याद भी नहीं होगा। पहले ही राउंड में वो कैसे बाहर हो गए, शायद वाकई आपको याद ना हो किस खेल में वो गए, लेकिन गुजरात को 426 करोड़ 13 लाख रुपए दिए गए। यानी कितने गुना ज्यादा? लगभग 8 गुना ज्यादा। छोड़िए, इससे बात बनेगी नहीं। इस देश के भीतर का सच राज्य दर राज्य अगर आप परखने लगिएगा, और कोई आज से नहीं,
बल्कि बीते 40-50 साल के पन्नों को अगर खोलिएगा तो जिस देश की इकोनॉमी को लेकर सत्ता का चेहरा और सिस्टम का मुखौटा या लोकतंत्र के तमाम पिलर जो शोर मचाते हैं कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी और दुनिया में विकसित देश होने की दिशा में बढ़ते हुए कदम, उसका एक पहला सरकारी आंकड़ा सुन लीजिए। 1980 से 84 के बीच में और 2020 से 2022 के बीच में अलग अलग राज्यों की जो कमाई थी, सिर्फ इस देश के 6 राज्य हैं जिनकी कमाई बढ़ी है। यानी कितने साल हो गए? तकरीबन 40 से 45 साल के बीच की स्थिति बता रहे हैं। हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यही 5 राज्य हैं जिसके मातहत आप समझ पाएंगे कि कितनी कमाई किसकी हो रही है। बाकी तमाम राज्यों की कमाई कम हो गई। मसलन पंजाब की कमाई अगर 100 रुपए हुआ करती थी 80-84 में, 2022 में घटकर वह 63 रुपए हो गई। तब अगर महाराष्ट्र 85 रुपए कमाता था, वो घटकर 81 रुपए हो गया। पश्चिम बंगाल की कमाई 65 रुपए तब थी, जो घटकर आज 47 रुपए हो गई। इन परिस्थितियों के भीतर हर कमाई अगर घटती चली गई तो इस देश के भीतर में राजनीति साधने वाले 2 राज्य, उत्तर प्रदेश और बिहार, दुनिया की इकोनॉमी के सामने उत्तर प्रदेश की स्थिति वही है जो दुनिया में रवांडा की स्थिति है। बिहार की स्थिति वही है जो सोमालिया की स्थिति है। इस देश के भीतर में जो कमाई होती है, उस कमाई के दायरे को अगर आप परखिएगा तो 1 लाख रुपए से कम प्रति व्यक्ति आय सालाना बिहार की है, उत्तर प्रदेश की है, झारखंड की है, मध्य प्रदेश की है। इन तमाम जगहों पर स्थितियां कितनी नाजुक है। मध्य प्रदेश की अब कुछ स्थिति अच्छी हुई, 1 लाख पार कर गया। लेकिन जो इस देश की प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए एवरेज के लिहाज से, वो राज्यों में भी असमानता है। कॉरपोरेट और आम लोगों में नहीं, बल्कि राज्य दर राज्य इन असमानता का हिस्सा यह है कि जो प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से राज्यों की प्रति कैपिटा इनकम जो है, उसके ऊपर में सिर्फ 6 राज्य आते हैं, बाकी सभी उसके नीचे ही हैं। लेकिन बात इससे भी साफ नहीं होगी, क्योंकि चेहरे और मुखौटे के बीच में हम आप फंसे हुए हैं। सवाल खेल का कर रहे थे, हमारे दिमाग में रेल आ गया। रेल के जितने एक्सीडेंट इस दौर में, जो 22 एक्सीडेंट नई सरकार संभालने के बाद तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, तो वो क्या कहते हैं? किसी का दोष नहीं है, कुछ गड़बड़ियां हो गई। जिस तरीके से पेरिस में एक गड़बड़ी हो गई, वैसे ही रेल दुर्घटनाओं में भी एक गड़बड़ी हो जाती है। इस देश के भीतर में जो पेपर लीक होता है, वह भी गड़बड़ी हो जाती है। छात्र अगर पानी में डूबकर मर जाता है तो एक गड़बड़ी हो जाती है। इस देश के भीतर में खुली लूट जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए होती है, वह भी जब सिस्टम से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट भी अपने हाथों को खड़ा कर देता है। उसे समझ नहीं आता है कि संविधान के सामने व्याख्या करने का अधिकार तो उसे है, लेकिन संविधान तो एक चेहरा है। मुखौटे के तौर पर तो सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी है, और सुप्रीम कोर्ट अगर चेहरा है तो उसके मुखौटे के तौर पर सत्ता की यानी सरकार जो है वह मुखौटा है। और सत्ता अगर मुखौटा है तो उसके सामने इस देश के अलग अलग विंग मुखौटे के तौर पर हैं, और वो भी अगर चेहरे हैं। ये विंग कौन से हैं? चलिए हम ईडी को ले लेते हैं। ईडी ने पार्लियामेंट के भीतर बताया कि दरअसल बीते 10 बरस में 5297 मामले उसने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हैं। इस मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में इनमें भी घटा दीजिए 2019 के बाद से 4467 मामले मनी लॉन्ड्रिंग के दर्ज किए गए। बात इससे भी साफ नहीं हो रही है। उन्होंने पार्लियामेंट के भीतर कहा कि दरअसल बीते 5-6 सालों में इस देश के 132 सांसद, एमएलए और पॉलिटिशियन के नाम इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दर्ज किए गए, और उनकी राजनीति सत्ता के विरोध में है। सत्ता और विरोध, मुखौटा कौन है, चेहरा कौन है, यह आप तय कीजिए। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर इसके भीतर अब और घुसिएगा तो सरकार जहां फेल होती है वहां सिस्टम सामने आ जाता है। मौजूदा वक्त में जैसे बांग्लादेश को लेकर और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर भारत की विदेश नीति को लेकर जो सवाल है, उसमें अब सिस्टम काम नया करने लगा। और खास तौर से जो 5 राज्य
जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है, उसमें वेस्ट पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा राज्य है, 2217 किलोमीटर लगती है। उसके बाद त्रिपुरा है, 856 किलोमीटर लगती है। असम है, 262 किलोमीटर लगती है। मिजोरम है, 318 किलोमीटर लगती है। मेघालय है, 443 किलोमीटर लगती है। लेकिन सभी उस दायरे में आकर फंस गए कि अब इस पांचों राज्यों की राजनीति बांग्लादेश, घुसपैठ और वहां की परिस्थितियों से जाकर जुड़ चुकी है। यानी राजनीतिक तौर पर राज्यों के भीतर जो भी मुश्किल हालात यहां के लोगों के साथ उस सत्ता या उसके गवर्नेंस के गड़बड़ियों से हुए हैं, उस पर अब हर किसी ने आंखें मूंद ली और एक नई परिस्थिति शुरू हो गई। ठीक वैसे ही जैसे आरबीआई कहती है इस देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। नीति आयोग कहता है कि मल्टीनेशनल पुअर जो स्थिति है वो कहीं ज्यादा बिगड़ भी गई है। और इन परिस्थिति के बीच लोगों से मिलिएगा तो वो कहेंगे कि हम तो और ज्यादा गरीब हो गए। तो आप किस जगह पर कैसे खड़े होंगे, यह सवाल पार्लियामेंट तक पहुंचते पहुंचते फिर उसी सत्ता और मुखौटे में आकर फंस जाएगा। शायद इसीलिए इन परिस्थितियों के बीच आज जब पेरिस ओलंपिक से खबर आई तो प्रधानमंत्री भावुक हो गए। कल जब जीती थी उसके बाद प्रधानमंत्री भावुक नहीं हुए थे। भावुक वो आज हुए जब फोगाट को पूरे तरीके से कह दिया गया अब आप नहीं खेल सकती हैं और आपके द्वारा खेला गया कोई भी मैच मान्य नहीं होगा, यानी पूरे तरीके से आप अयोग्य हो गई। वही है फोगाट जो जंतर मंतर पर बैठी थी, याद रखिएगा। वही है फोगाट जो प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही थी, मिलने का वक्त दीजिए, हमको लेकर न्याय कीजिए, महिला पहलवानों से जो यौन शोषण होता है उस पर कार्रवाई कीजिए। चुप्पी साधी गई थी। तो जीतने के बाद की चुप्पी और जब अयोग्य घोषित हो गई उसके बाद चुप्पी का तोड़ना, तो कौन सा चेहरा है, कौन सा मुखौटा, ये तय आप कीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री की भावुकता में लिखा गया, जो सोशल मीडिया पर एक्स कहते हैं, जो पहले ट्विटर था, उसमें देखिए, शब्दों को समझ लीजिएगा। विनेश, आप चैंपियनों की चैंपियन हो, आप भारत का गौरव हो और हर भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत हो। आज के झटके से दुख पहुंचा है। काश मैं शब्दों में बताता पाता कि इस समय कितना मायूस हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप फिर वापसी करोगी। चुनौतियों का डटकर सामना करना आपके स्वभाव में है। मजबूती से वापसी करो, हम सभी आपके साथ हैं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं और हर कोई ये सोचने लगा कि अगर ये चीन या अमेरिका या जापान की खिलाड़ी होती तो ये दोष इन तमाम देश क्या करते अपने खिलाड़ी को लेकर। वो कहते और दंडवत हो जाते कि सही है या कुछ और मसले चीज़ों पर डिस्कशन होना चाहिए। तो चेहरा कौन है, मुखौटा कौन है, कहां पर आप कैसे खड़े हैं, इसमें तकनीकी टीम क्या कर रही है, कोच क्या कर रहा है, ठीक उसी तरीके से प्रधानमंत्री की मौजूदगी, खेल मंत्री का पार्लियामेंट में भाषण देना या बताना क्या हुआ है और इन सबके जो विपक्ष का बायकॉट कर जाना, ये परिस्थिति इस देश के भीतर में अलग अलग जगहों पर कैसे है, ये शायद इस देश के बेसिक स्ट्रक्चर से समझी जा सकती है। इस देश की बढ़ती इकोनॉमी के भीतर अगर कोई आपसे यह कहे कि इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में, स्टील के क्षेत्र में, नेचुरल गैस के क्षेत्र में, क्रूड ऑयल के क्षेत्र में, रिफाइनरी पेट्रोलियम के क्षेत्र में, इन तमाम जगहों पर जो भारत की परिस्थिति है वो धीरे धीरे नाजुक हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी नेगेटिव में चला गया है, आप कहेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो मौजूदा वक्त में इकोनॉमी का जिक्र कर रहे हैं तो इन फैक्ट से क्या लेना देना। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस देश की जनता की मौजूदगी बतौर नागरिक, जो संविधान में दर्ज उसके हक हैं, उसके लिए क्या उसे गुहार सरकारों से लगानी है? क्योंकि किसानी अगर फेल हो रही है, लागत का पैसा नहीं मिल रहा है, खिलाड़ी अगर फेल हो रहा है, नियम कायदे में उसको फंसा दिया गया है, इस देश के भीतर में छात्र अगर उलझा हुआ है और अपनी ही मौत को लेकर फंस चुका है, तो इसमें व्याख्या करने वाले सिस्टम और संस्थान कब, कैसे, किस रूप में जागृत होंगे और वो पूरे तरीके से आपके पूरे मनोबल को उस सिस्टम का हिस्सा बनाने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, जहां पर आप इसमें फंस कर रह जाएं, तब आप करेंगे क्या? ये सवाल यहां भी नहीं रुकता, ये सवाल उसके आगे जाता है। इस देश के भीतर में पूरी बैंकिंग प्रणाली को अगर आप समझिए, जिससे आम लोग जुड़े हुए हैं, सरकार अगर मानकर चल रही थी कि कोर सेक्टर नेगेटिव में है,
इकोनॉमी बढ़ाने के रास्ते निकल नहीं पा रहे हैं। अगर वो इन बातों को समझ रही थी तो उसने मुखौटे को आगे किया, बैंकों को आगे कहा आप लोन देना शुरू कर दीजिए। और लोन की स्थिति इस देश के भीतर में यह आ गई कि कमोवेश 40 से 60% तक हर क्षेत्र में, चाहे वो कार का लोन हो, चाहे घर का लोन हो, चाहे शिक्षा के लिए लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे आप क्रेडिट कार्ड के लिए लोन रहे हो, 40 से 66% तक, क्रेडिट कार्ड में सबसे ज़्यादा 66% तक लोन हर कोई उठाने लगा, घर के लिए लोन उठाने लगा। इन परिस्थिति में हर सेक्टर के भीतर कितना खर्च होते चला जा रहा और बढ़ते चला जा रहा, और बैंकों का कर्ज किस रूप में वो कर्ज बढ़ते चला गया, इसको भी अगर समझना है तो इस रूप में समझ लीजिए। इस देश के भीतर में लगभग 30 से 50% के भीतर हर क्षेत्र ने कर्ज बैंकों से ले लिया और बढ़ गया सिर्फ 1 साल के भीतर। आप सोच रहे होंगे कि इतनी नेगेटिव परिस्थितियों के भीतर भी ये सरकार चलती कैसे है। दरअसल सरकार की भूमिका को हमको लगता है एक बार फिर विनेश फोगाट से आपको समझ लेना चाहिए। विनेश फोगाट को आज सूत्रधार इसलिए बनाइए क्योंकि विनेश फोगाट जब यौन शोषण के खिलाफ आंदोलन करने जंतर मंतर पहुंची तो इस देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने बताना शुरू कर दिया कि विनेश फोगाट पर कितना खर्चा इस देश ने किया है जो टैक्स पेयर का पैसा है। और वही विनेश फोगाट जब ओलंपिक के मेडल तक पहुंच गई तो इस देश के मंत्री ने बताना शुरू कर दिया कि हमने तो इतना खर्च किया है और इसमें हमारी क्या गलती है, और हमने तो तमाम सुविधाएं दे रखी हैं। और यही परिस्थिति कमोवेश पूरे सरकार के हर सिस्टम और मंत्रालय के जरिए हर किसी को बताया जाता है। यह कोई नहीं बताएगा कि आपसे टोल में कितनी वसूली हुई, लेकिन सरकार यह जरूर बताएगी कि 10 बरस में सबसे ज्यादा सड़कें बनी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। यह कोई नहीं बताएगा कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बनाने से किसे लाभ मिला, लेकिन यह जरूर बताया जाएगा कि देखिए अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें हमने और आवाजाही बना दी है। यह कोई बताएगा नहीं कि इस देश की जीडीपी नीचे कैसे जा रही है और इस दौर में इसी देश में रहने वाले कॉरपोरेट मित्रों का नेटवर्थ क्यों बढ़ रहा है, नहीं बताएगा कोई। तो इस उलझी हुई परिस्थिति के बीच में हम चेहरा खोजें या मुखौटा खोजें, या दोनों को मिलाकर चलने की जरूरत आज हो चुकी है। इन सवालों का जवाब अब एक एक हिसाब से लेना शुरू कीजिए। मसलन इसका बड़ा शोर मचा, 16 लाख करोड़ रुपए इस देश के कॉरपोरेट को कर्ज देकर माफ कर दिए गए। कुल कर्जा जो दिया गया वो 25 लाख करोड़ का है। आज की तारीख में माफी वो 18 लाख करोड़ की है। और इस देश के भीतर में अगर वो 18 लाख करोड़ लोगों में बांट दिए जाएं, जैसे एक वक्त बांटा जाता तो जो लाखों रुपए बैंक अकाउंट तक पहुंचने का वादा 2013-14 में किया गया था, उस लिहाज से भी देखिएगा तो हर किसी के अकाउंट में कॉरपोरेट को दी गई माफी के एवज में कम से कम 10,000 रुपए हर अकाउंट में तुरंत पहुंच जाएंगे। दे देना चाहिए था, कोई जरूरत नहीं है। करोड़ों अकाउंट है, 50 करोड़ के लगभग होने जा रहे हैं, 10-10 हजार रुपए बांट देते आप। इतनी ही आपको जनवादी सोच है तो नहीं, बात इसके आगे की है। इस देश के भीतर में जो खुले तौर पर कॉरपोरेट से वसूली, जिसे हम लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से जानते हैं, उसमें जितनी वसूली हुई उसकी एवज में दिए गए लाइसेंस और अलग अलग क्षेत्रों में उन कॉरपोरेट को दी गई राहत सुविधाएं, उसका जो पूरा आंकड़न है वो तकरीबन 50 लाख करोड़ के पार का है। वो माइनिंग का क्षेत्र भी है, वो रिटेल सेक्टर का क्षेत्र भी है, वो रिफाइनरी का भी ये क्षेत्र है, वो एनर्जी का भी क्षेत्र है, वो इस देश के पोर्ट और एयरपोर्ट का क्षेत्र भी है, और रेलवे और सड़कों का क्षेत्र भी है। इतनी बड़ी तादाद में पैसे का ट्रांसफर होना और उसकी एवज में पॉलिटिकल फंडिंग इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए होना एक चेहरा है, एक मुखौटा है। आप कहां खड़े होंगे ये आपको सोचना है और आपको तय करना है। पैसे की तमाम परिस्थितियों के बीच में अगला सवाल इस देश के भीतर में उन युवाओं का है, उन छात्रों का है जिनके साथ इस देश में पढ़ाई के नाम पर खिलवाड़ होता है।
इस देश के तमाम राज्यों का बजट और केंद्र सरकार का बजट और इस देश से बाहर ट्यूशन फीस के रूप में जाने वाले पैसे की रकम, यानी इस देश के भीतर ब्लैक मनी कहिए या लोगों के पास उनकी संभ्रांत स्थिति कहिए, इस देश के बजट से ज्यादा पैसा इस देश के चंद हाथों में रहता है, तो क्या यह ब्लैक मनी है? और ब्लैक मनी को लेकर सरकार की संवेदनशीलता 2014 में 27 मई को पहली कैबिनेट बैठक में नजर आई थी, जब ब्लैक मनी पर नकेल कसने के लिए एसआईटी बनाने का ऐलान किया गया। लेकिन हम आपसे 10 बरस के बाद बात करके पूछ रहे हैं, ब्लैक मनी इतनी बढ़ गई या पैसा लोगों के पास इतना बढ़ गया या देश कमजोर हो गया, लोग रईस हो गए? ये कौन सा बैलेंस इस दौर में चलने लगा जिसमें सरकार ने हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिए, ये कहते हुए कि आपने हमें चुना है, यानी चेहरा हम हैं, लेकिन हमारा मुखौटा जो है वो एक ऐसे सिस्टम के साथ खड़ा है जिस सिस्टम के जरिए आपको सुविधाएं तभी मिलेगी जब आप हमें गद्दी पर बैठाए रहे और राजनीति की मोटी लकीर एक झटके में सिर्फ एक लकीर के तौर पर इस देश में खींच दी गई। सत्ता के साथ खड़े होंगे तो सत्ता आपके साथ खड़ी होगी, सत्ता के साथ खड़े नहीं होंगे तो सत्ता आपके साथ खड़े होकर आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगी। देश एक ही है, नागरिक सभी उसी देश के हैं, संविधान ने सबको बराबर के अधिकार दिए हैं, लेकिन यह तो चेहरा है। मुखौटा यह कहता है कि हमारे साथ तो ठीक, नहीं तो हम भी आपके साथ नहीं। इसका खुला ऐलान बंगाल में बीजेपी के नेता ने ठसक के साथ किया था, और ये एक हल्की सी रेखा नहीं बल्कि हवा में घुमड़ी हुई वह सियासत है जिसका एहसास अब हर किसी को हो चला है, वो दिल्ली में बैठा हो या पेरिस के मैदान से बाहर कर दिया गया हो। सत्ता के साथ है तो सत्ता आपके साथ है, अन्यथा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।